हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। जरा सोचो, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी, हम सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, अगर ये चीज जिंदगी से निकाल दी जाए तो आप कैसा फील करोगे? मतलब आपके पास कोई भी चीज रह ही नहीं जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो भी शुरू से लेकर आखिर तक जो भी सोचो, फ्रिज किस काम की? कुछ नहीं, फ्रिज आपके पास रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, मिक्सर नहीं रह जाएगा, फैन नहीं रह जाएगा, लाइट नहीं रह जाएगी। ठीक है, गाड़ी के अंदर सेल्फ स्टार्टिंग लाइट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से आप क्या है, घोड़े गधे पे आ जाओगे, ऐसा फील करने लगोगे, है कि नहीं? तो ये जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर देखा जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के चलना। इलेक्ट्रॉन के चलने को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, जब मोशन में आ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चलने लगता है, तो हम लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? तो आप 20th सेंचुरी में ये सर्च किया गया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया भाई कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक सब पार्टिकल होता है जो आउटर ऑर्बिट में चलता रहता है। तो एटम के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में, उसके ऑर्बिट के बारे में, ये पूरा तो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हमेशा क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है चलने के लिए, और नॉन मेटल यानी नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर अगर लिया जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैम होता है। इलेक्ट्रॉन को चलने की औकात नहीं होती, एक तरीके से समझो, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चल सकता है। ठीक है, लेकिन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब सवाल यह है कि क्या जस्ट इलेक्ट्रॉन अपने आप से चलने लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, ये बचपन से एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे आपने क्या किया, एक आप बचपन से करते थे, वो पेन को बाल से रगड़ते थे, उसके बाद देखते थे कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ ये कागज का जो पेपर पीस होता था वो क्या है, उसको उठा लेते थे। तो आपको ये नहीं समझ में आता था वो क्या हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो इलेक्ट्रिसिटी है। वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, लेकिन एक जगह जैम होता था, दूसरी जगह जाके जैम हो जाता था, तो उसको हम लोग भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे। लेकिन ये हमारा जो पार्ट है, वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन को लगातार मूव करा देंगे। अब सवाल यह है कि मूवमेंट कैसे? जैसे पानी का मूवमेंट कैसे होता है भाई? पानी का मूवमेंट देखोगे, पानी कभी भी अगर एकदम बिल्कुल बराबर है जगह, तो कभी भी पानी मूव नहीं करेगा। उसको मूव करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस करना पड़ेगा, स्लोप बनाना पड़ता है। तो पानी जितना स्लोप बनाओगे उतना तेजी से पानी फ्लो करेगा। सेम कहानी करंट की होती है। करंट भी इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके से फ्लूइड है भाई। करंट भी एक फ्लूइड है, लेकिन एक फ्लूइड की तरह है जैसे पानी है, लेकिन वो स्लोप देने से, वायर ले लो और वायर में ऐसे स्लोप दे दो, वैसे नहीं चलेगा। उसको चलने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, प्रेशर डिफरेंस की नहीं। तो ये सब हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो भाई चार्ज क्या है, चार्जिंग ऑफ बॉडीज। ठीक है, बॉडीज को अगर चार्ज किया जाए तो चार्ज का मतलब क्या होता है यार? चार्ज का मतलब होता है जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉन को लेना या देना, बोथ आर कॉल्ड चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ही समझ लो एक तरीके से चार्ज है। बस इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने को नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज के दो टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये जो करंट, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के चलने का नाम करंट है, और इसी को हम बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट करंट। तो करंट को मैथमेटिकली क्या कैसे डिनोट करेंगे, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और ये करंट है क्या, डेफिनेशन से, करंट बाय फार्मूला कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये करंट, मैंने बोला भाई करंट कभी भी इलेक्ट्रॉन चलेगा कैसे, जब उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस किया जाए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है बेटा सेल, बैटरी, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पीडी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकल,
ये भी देखेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या है और नॉर्मली ये क्या चीज है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि भाई ये वोल्ट है, यानी जो बैटरी है, बैटरी का इफेक्ट करंट से क्या क्या, बैटरी का एक तरीके से करंट का क्या लेना देना है। तो जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा स्लोप करोगे यार उतना तेजी से पानी फ्लो करेगा। वैसे ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ज्यादा क्या हो, करंट फ्लो करेगा। तो ज्यादा वोल्ट होगा तो ज्यादा करंट होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये किसने बताया भाई, ओम्स ने बताया। तो ओम का नाम, ओम ने, एक साइंटिस्ट था ओम, उसने ये बताया कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, V इज इक्वल टू IR, और यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R जो यहां पे होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, किसी भी मोशन को, कभी भी कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो उसका एक रुकावट जरूर होता है, वो क्या होता है भाई, फ्रिक्शन। कोई भी इंसान जब तरक्की करता है तो उसके दुश्मन जरूर होते हैं जो रुकावट करते हैं, तो उनको हम लोग नॉर्मली दुश्मन बोल देंगे, है कि नहीं। अपोजिशन वाली पार्टी जरूर होती है किसी भी चीज के लिए, तरक्की के लिए, किसी चीज को चलने के लिए अपोजिशन पार्टी का होना तो लाजिम है भाई। पॉजिटिव है तो नेगेटिव जरूर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को अपोज करता है, चलने से रोकता है। हालांकि उसके फायदे भी होते हैं, रेजिस्टेंस के फायदे भी होते हैं, रुकावट के फायदे भी होते हैं यार। जितना कोई इंसान जो है आपकी क्या करेगा, आपको पीछे से खींचेगा, उतना आप तेजी से आगे भागने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है और ज्यादा तेजी से भाग जाओ, टाइम से पहले आप तरक्की पे आ जाओ। तो वही कहानी इसके अंदर है। रेजिस्टेंस का यहां पे रियल में फायदा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट बहुत स्लो चलती है, करंट स्लो चलेगी तो हीट ज्यादा डेवलप होता है, और हीट ज्यादा डेवलप होगा तो वही तो है उसका इस्तेमाल। जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब लिया जाए, आयन लिया जाए, इसी का तो इस्तेमाल है। फ्यूज आप पढ़ोगे लास्ट में हमारा, फ्यूज उसी का पार्ट है कि फ्यूज क्या काम करता है, एक रेजिस्टिव मेटल होता है, रेजिस्टिव मेटल होगा जो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से फ्लो नहीं करने देता है। और जब फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब फ्लो नहीं करेगा तो हीट से क्या होगा, वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो फ्यूज क्या होता है, बोलते फ्यूज उड़ गई। अरे फ्यूज मतलब क्या भाई, जस्ट एक मेटल रॉड होगा बहुत पतला सा, जो क्या काम करेगा, ज्यादा करंट आ जाने से वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। तो वो हमारे फायदे के लिए घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये रेजिस्टेंस अपोजिशन है भाई, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, देखेंगे भाई। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, क्योंकि ओम साइंटिस्ट का नाम है। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स न्यूटन, उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे भाई। अब रेजिस्टेंस का उल्टा एक होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, एक तरीके से कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या काम करता है, अच्छा कंडक्टर होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, कम होगा। कंडक्टर अच्छा होना, रेजिस्टेंस कम होना, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा तेजी से फ्लो करेगी, तो कंडक्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टेंस है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक तरीके से प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को चलने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और करंट को चलने में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और ये एबिलिटीज एक पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी, एबिलिटी पढ़ेंगे, करंट को रोकने की कितनी एबिलिटी है तो उसका नाम होगा रेजिस्टिविटी, और करंट को सपोर्ट करने की कितनी एबिलिटी है उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो यहां पे चार टर्म, ये जो है चार वर्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। बेटा कभी कभी रेजिस्टर लिखा रहेगा, कंडक्टर लिखा रहेगा, तो जहां पे अर लग गया वहां पे समझ लो वो एक सब्सटेंस है, वो एलिमेंट है, ठीक है, वो एपरेटस है, वो डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे अर लग गया वो तो क्या है, वो रोकने वाला सामान, और जहां पे एंस लगा हुआ है मतलब वो प्रॉपर्टी है, और जहां पे वीटी लगा हुआ मतलब वो एबिलिटी है। तो यहां पे 6 टर्म्स देखेंगे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रजिस्टर, कंडक्टर। ठीक है, ये 6 टर्म्स देखेंगे, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सबका अलग अलग सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है ये भी देखेंगे भाई। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पर। मान लो कॉपर और आयन लिया जाए तो आयन के अंदर रुकावट जो है वो ज्यादा होता है कॉपर के कंपेयर में, तो ये भी देखेंगे भाई रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है।
उसके बाद जब ये हो जाएगा, इन सब का यूज करके हम लोग सर्किट बनाएंगे। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये हम लोग देखेंगे वर्ड और टर्म है, जो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो आपके घरों में देखो ना सर्किट है, एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे बटन लगी हुई ऑन ऑफ, उससे बल्ब जुड़ा हुआ है। तो आप क्या काम करते हो, वो कैसे है, एक सर्किट से क्या होता है भाई, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आई हुई, मान लो एक तरीके से यहां पे बैटरी है प्लस माइनस का, और यहां पे आपने स्विच लगा के रखा है और यहां से बल्ब जुड़ा हुआ है। तो इस बल्ब को जोड़ देते हो, जैसे यहां पे ऑन करते हो ऑन हो जाता है, ऑफ करते हो तो ऑफ हो जाता है। इसी क्लोज सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या है, इसके अंदर पूरा जो है सारा सिस्टम रहेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना रोकने का पूरा सिस्टम रहेगा, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अंदर सिंबल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिंबल क्या क्या होंगे, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, करंट का जो हमारा बल्ब होगा, सबका अलग अलग क्या होगा, एक सिंबल होगा। उस सिंबल के बारे में पूरा डिनोट करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। सिंबल होने के बाद फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को, यानी एक से ज्यादा बल्ब को अगर एक साथ में सीरीज में जोड़ दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस, यानी मतलब रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब है यार, सबसे बढ़िया एग्जांपल बल्ब ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेजिस्टेंस का, क्योंकि उसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, वो आराम से करंट को जाने से रोकता है। और करंट तभी तो क्या होता है, करंट, एक बल्ब लगा देते हो तो करंट पहले बल्ब से गुजरता है, तो बल्ब का फिलामेंट पहले लाल हो जाता है, एकदम रेडिश हो जाता है। तो रेजिस्टेंस सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, बल्ब। तो अगर मान लो बल्ब लो और उसको सीरीज में जोड़ दो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पर, अगर पैरेलली जोड़ दो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी से बचने का जो तरीका है वो क्या है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा एक तरीके से प्रिकॉशन क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन है। तो आप देखते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन जब आपके घरों में आता है तो देखे होंगे कि वो क्या काम करता है, ये नॉन कंडक्टिव जो है या रबर का हैंड ग्लव्स पहना होता है, ठीक है, नीचे शूज पहना रहेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद जो है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को टच करने के लिए सबसे पहले क्या काम करता है, आपका एमसीबी को क्या करता है, उठा देता है भाई, ऑफ कर देता है पहले। तो ये सारा चीजें, बहुत सारा डिफरेंट तरीके से प्रिकॉशन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी से, उसके खतरे से, उसके शॉक से बचा जा सके। तो ये भी हम लोग देखेंगे। फ्यूज का क्या यूज है ये भी देखेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या है, ये सब पूरा डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी, कितना भी हाई लेवल पे चले जाओगे, ये टर्म्स अगर आपको मालूम नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी भी चीज, किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का जैसे एबीसीडी होता है ना, वैसे समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का ये एबीसीडी है, और इलेक्ट्रिसिटी की एबीसीडी में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। रियलिटी ये भी है। तो ये टर्म्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के एबीसीडी है। आगे कितने भी, किसी भी लेवल पे आपको पढ़ना होगा, जेई एडवांस, ठीक है, आपको नीट, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ने के लिए ये एबीसीडी जरूर आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम लोग अभी रियलिटी क्या है, हिस्ट्री अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो जस्ट एक तरीके से रबिंग के वजह से चालू हुआ था। जस्ट क्या काम करते थे, अंबर को रगड़ते थे भाई, और जैसे आप लोग देखोगे, आपने क्या पेन को रगड़ते थे, पेन को रगड़ कर छोटे छोटे क्या काम करते थे, कागज के टुकड़े को उठाते थे। जस्ट उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट हुई तो एक तरीके से जस्ट मैजिक और जादू दिखाने की तरह वो स्टार्ट हुआ। कुछ कुछ करते 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 बाद में पता चला कि वो जो हो रहा था सब कुछ, वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। जितनी सी हरकत हो रही थी, ये सब इसके पीछे एक चीज था, वो था इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो कहानी है वो तो एंशिएंट ग्रीक से, और जो लगातार एक्सपेरिमेंट चालू हुआ वो लगभग 18वीं सदी से, 18th सेंचुरी से चालू हुआ, और 20th सेंचुरी में ये पता चला, मतलब 200 साल में पता चला कि वो क्या चीज था। रियल में वो तो इलेक्ट्रॉन था। लेकिन हम लोग, आप जान गए हो कि दुनिया का कोई भी चीज किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया का कोई भी चीज किससे मिलकर बना हुआ है, वो है एटम। और एटम के अंदर
क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने बताया, वो एक्सपेरिमेंटली, चैडविक, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि एटम का शेप कैसा होगा, इनके अंदर होता क्या है भाई, अंदर क्या होता है। तो अंदर के पार्ट को न्यूक्लियस बोला, जिसके अंदर क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में, बाहरी ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बट नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बॉन्डेड होता है, ठीक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। चाहे वो मेटल लिया जाए, चाहे नॉन मेटल लिया जाए, दुनिया का कोई भी चीज हो, वो एटम से मिलकर बना है, उसके मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है। अब सवाल ये है कि एटम, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि एटम क्या है भाई, तो एटम जो दुनिया का सबसे, किसी भी चीज का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है, और उसी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। सारा खेल जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ गया कि दुनिया का किसी भी छोटे पार्टिकल, कोई किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा, चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। सवाल ये है कि ये तो फिर चार्ज क्या होता है? देखिए, एक एक टर्म बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चार्ज क्या होता है? तो मैंने बोला कि चार्ज क्या है भाई, जस्ट किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस से, किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, दैट इज नथिंग बट चार्ज। तो चार्ज इज नथिंग बट एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। कोई बोले व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या होता है भाई? सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को ही चार्ज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए तब भी वो क्या कहलाएगा भाई? चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, दैट इज ऑल्सो चार्ज। अब मैं बताऊं तो ये आपको सिंपल समझ में आया भाई कि चार्ज इज नथिंग बट एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, एंड चार्ज इज नथिंग बट it is a number of electrons, number of electron या electrons is called what? charge। अब यहां पे आपको यह समझने के लिए बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करना होगा। देखो, ये आपने एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से किया होगा। आपने सुना होगा कि ग्लास रॉड को अगर फर से रगड़ा जाए या सिल्क से, ग्लास रॉड लिया जाए, ठीक है, उसको सिल्क कपड़े से रगड़ो, उसके बाद देखोगे कि वो चार्ज हो जाता है। ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर देखा जाए कि भाई इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, ग्लास रॉड को लेना है और उसको सिल्क कपड़े से या फर से रगड़ना है, और दूसरा क्या है, एबोनॉइड रॉड यानी पीवीसी राइट जो है, रॉड को पीवीसी अरे जिससे वायरिंग की जाती है यार, उसको लो और उसको ऊल से रगड़ो। अब फिर क्या देखोगे, जब ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से रगड़ोगे, सिल्क कपड़े से रगड़ोगे या फर से, तो होगा क्या, ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ग्लास क्या हो जाएगा भाई? ग्लास यहां पर, ग्लास जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ग्लास रॉड क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे? अभी मैं बताता हूं। एबोनॉइड रॉड यानी पीवीसी रॉड को अगर ऊल से रगड़ा जाए तो जो पीवीसी रॉड होता है यानी एबोनॉइड रॉड, ये पीवीसी रॉड जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब कैसे कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज? देखो, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा गया तो जो ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क के कंपेयर में, सिल्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपेयर में ये स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता, इनके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं ग्लास रॉड के अंदर, और सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हालांकि दोनों के दोनों इंसुलेटर है, लेकिन कोई भी चीज हो दुनिया का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है, मैंने पहले बताया। तो जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो जो सिल्क का इलेक्ट्रॉन है, जो सिल्क
के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वो मजबूत है ग्लास के कंपेयर में, इसलिए सिल्क क्या काम करता है, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कहीं से नेगेटिविटी हटाओगे तो वहां पे क्या बचेगा बेटा, पॉजिटिविटी। इसलिए ग्लास रॉड क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो खो देना मतलब पॉजिटिव। किसी नेगेटिविटी को हटाओगे तो वहां पे आएगा, वहां पे क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन एबोनॉइड रॉड के केस में और वूल के केस में, एबोनॉइड रॉड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है जो है वूल के कंपेयर में। तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन वूल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है और ये इनके इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो निकालना और यहां पे क्या होता है भाई, देना, डोनेटिंग। तो एबोनॉइड रॉड क्या काम करता है, वूल के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ले लेना मतलब है एडिशन हुआ ना, यहां पे एडिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। तो रिमूवल हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन एबोनॉइड रॉड ले लेता है और ले लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक नेगेटिव पार्टिकल है जो क्या काम करता है, आउटर ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है जो आउटर सेल में घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ऑलरेडी, और नेगेटिव और इसको दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो पीवीसी रॉड नेगेटिव होता है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक किया गया, इनको रगड़ा और इसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। अब एबोनॉइड रॉड, मान लो ये एबोनॉइड रॉड है, एबोनॉइड रॉड कैसे होता है, जस्ट यही समझ लो, है पीवीसी जो रॉड होता है। और कोई ग्लास रॉड, जैसे आपने पेन फर्श से रगड़ते थे, पेन, तो पेन ग्लास रॉड हो गया, और उसको फर्श से रगड़ोगे तो पेन क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल को उठा लेता है वो, ठीक है। अब क्या करो, ये ग्लास रॉड को और पीवीसी रॉड को थोड़ा करीब लेके आओ। तो जब करीब लेके आओगे तो इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके अंदर आपस में। तो इसके वजह से पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, कहीं ना कहीं ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तभी ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनका नाम, इनको क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। लेकिन ये सब जो भी हो रहे थे वो सब इलेक्ट्रॉन एक जगह से फिक्स था, दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे फिक्स हो जा रहा था। मतलब एक तरीके से यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगा इन सब की वजह से वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है बेटा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इनर्शिया में हो। इलेक्ट्रॉन क्या काम करे, जस्ट मूव कंटिन्यू ना करे, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, फिर कहीं से रेस्ट में रहे हमेशा। जस्ट एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फिक्स हुआ, फिर से वहां पे रेस्ट में, एक जगह से दूसरी जगह गया, वहां पे रेस्ट पे है। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल जस्ट जाकर रेस्ट पे हो जाए तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज एट रेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, दो तरीके से होगी। एक होगा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका रहना, और एक तरीके से हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, चल रहा हो। या हम लोग इसका सिंपल नाम देते हैं, इसका सिंपल नाम दे देंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनेमिक मतलब चलने वाला, इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाएगा कंटिन्यू फॉर्म में, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और उसको हम लोग किसी ना किसी मेटल के अंदर ही देख सकते हैं। नॉन मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन, यानी इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इंसुलेटर के अंदर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, लेकिन किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, ठीक है। यह बात आपको क्लियर हो गई कि चार्ज जो है दो तरीके से होते हैं, ये या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज।
तो आपको समझ में ही आया, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसको हम लोग एबोनॉइड रॉड, एन से याद रखना नेगेटिव, ऐसे कभी भी भूलोगे नहीं, और एस से मतलब याद रखना पॉजिटिव, एस आ रहा ना पॉजिटिव में, POSI, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? नेगेटिविटी को हटाओगे तो बचेगा क्या भाई, पॉजिटिव। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं भी एडिशन करना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी आप बोल सकते हो कि चार्ज जो है वो दो तरीके से होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरीके से होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। अब यहां पे समझ में आ गया भाई कि चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही एक्सपेरिमेंट समझ लो क्या है, एंशिएंट ग्रीक लोग या कुछ पहले जब इलेक्ट्रिसिटी जब शुरुआत में आई है, शुरुआती दौर में, तो लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते थे। उनको ये नहीं मालूम होता ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उनको ये नहीं मालूम था, बस उसकी जो एक्टिविटी जो एक्शन होता था उसकी वजह से, काम जो होता था उसी से वो एक तरीके से इंटरेस्ट लेते थे, एक तरीके से उसी से एक एंजॉय करते थे अपने लाइफ में, लेकिन मालूम नहीं रहता था क्या वजह है। यहां पे तो आपको कॉज बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज को हटा दोगे तो पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव चार्ज को और जोड़ दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एक तरीके से एडिशन और रिमूवल, ये दोनों एक तरीके से क्या है, चार्ज है। अब चार्ज का मतलब, कभी कोई बोले चार्ज हो रहा है, चार्ज होने का मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना या ऐड होना, बोथ आर कॉल्ड चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव किए जाए या फिर उनको ऐड किए जाए, बोथ आर कॉल्ड चार्ज, ठीक है। और मैंने ये एग्जांपल दिया बहुत आसानी से, ये आप एक्सपेरिमेंट 8th क्लास में करते थे और आप खुद कर सकते हो। पेन ले लो और अपना खुद का हेयर ले लो और उससे रगड़ोगे तो वही जो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल कोई बोले तो पीवीसी जो जिससे वायरिंग करते हैं ना, वो वाला पाइप, और उसको क्या ऊल से, इसी से ले लोगे, ऊल से, ठीक है, ये तो कॉटन है, ऊल से ले लोगे और उसके बाद देखोगे वो चार्ज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए। ओके, मैंने ये भी बता दिया भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाकर जैम हो जा रहे हैं, जस्ट अपनी बॉन्डिंग को नहीं खो रहे, तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे रेस्ट में है। तो किसी भी इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही होता है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर नॉन कंडक्टर का जो डिवीजन दिया गया था, वो किसने दिया था, जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो है साइंटिस्ट थे, ग्रे करके, ठीक है, ग्रे करके थे, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये जो है इसका डिवीजन दिया था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, दो डिवीजन दिया था। ओके, अब यहां पर जो है आपको समझ में आ गया चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया भाई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये सब है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब सवाल ये है, दूसरा आ गया भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली बात ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अभी मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझते हैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी चीज दुनिया का लिया जाए, कोई भी मेटल लिया जाए, किसी भी तरीके का मेटल लिया जाए, मेटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए इसको मिटा दो, तो दुनिया का कोई भी मेटल लिया जाए, मेटल रॉड, मान लो कॉपर ले लिया जाए, ठीक है, कॉपर ले लिया जाए, ये कोई कॉपर रॉड है और यहां पर जैसे आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं पूरे। लेकिन क्या कभी कॉपर रॉड को ऐसे टच किया जाए तो क्या उनके अंदर आपको शॉक मिलेगा?
क्या झटका मिलेगा? कॉपर रॉड की वजह से कभी झटका आपको मिल सकता है क्या? कभी करंट लग जाएगा क्या आपको? कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन उनको चलने की कैपेबिलिटी नहीं होती कि चलने लगे। अगर ऐसा होता तब तो किसी भी मेटल का क्या है, मेटल को आप टच करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको झटका लगता, मर जाते। फिर थैंक्स टू गॉड कि कभी भी, थैंक्स टू गॉड यार कि क्या क्या कुदरत ने जो भी मेटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को तो फ्री किया, लेकिन चलने की इजाजत नहीं दी। चलने की इजाजत क्या किया भाई? चलने का जो पावर है, चलाने का पावर, वो हमारे हाथ में दे दिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने जो सेल का इजाद किया, सेल का इजाद वो भी गैल्वेनिक के चक्कर में। गैल्वेनिक क्या है? उन्होंने बोला कि एनिमल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा बोले कि नहीं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पाई जाएगी। आपकी बात पूरी सही नहीं हो सकती है, मैं नहीं मानता। और उन्होंने क्या किया, क्या किया भाई? कॉपर प्लेट लिया और उसके ऊपर डाइल्यूट एसिड लिया और ऐसे करते 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 पाइल्स बना दिया, जिसकी वजह से सेल का इजाद हुआ। तो सेल जो है वो क्या काम करता है? जस्ट सेल हो या बैटरी हो, वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लूइड है, उनके अंदर स्लोप बना देता है। अब ये नहीं स्लोप बोलता हूं मैं, देखो मैं इसका एग्जांपल आप सिंपल अगर समझो ना, कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे भाई करंट मतलब धारा, एक तरीके से धारा। ठीक है, धारा कैसे बहता है? जब पानी का स्लोप, पानी के अंदर जब स्लोप डेवलप हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक क्या होगा भाई? पानी बहने लगेगा। पानी अगर बराबर हो, किसी सरफेस पे अगर पानी बराबर लिया जाए तो कभी भी वो फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करने के लिए आपको स्लोप की जरूरत पड़ती है, हाइट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस जब डेवलप कर दोगे, एक ज्यादा हाइट पे प्रेशर ज्यादा होता है और कम हाइट पर प्रेशर कम होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिक क्या होगा भाई? पानी बहने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन भी एक फ्लूइड है, इलेक्ट्रॉन भी एक फ्लूइड है, एक पार्टिकल है भाई, लेकिन ये ऐसे वायर को ऐसे कर देने से नहीं फ्लो करने लगेगा। इसका दूसरा ही सिस्टम है, क्योंकि वो एटम के अंदर है, वो ऐसे करने से फ्लो नहीं करता है। ठीक है, वो क्या है? उसको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। वो क्या काम करना पड़ेगा? उसको पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा। यानी वायर ऐसे ही रखो, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस दे दो। पोटेंशियल क्या होता है भाई? किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड to push an electron from one place to another place, that is called potential difference, and that work is called electric potential। तो वर्क जो है वहां पे, उसका वर्क का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो डिफरेंस दिया जाएगा जिसके अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो सेल है वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो वो फोर्स जो क्या काम करे? इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस से जाने के लिए, उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये ना समझना कि पानी की तरह स्लोप कर दोगे और इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा। इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा, अलग अलग पोटेंशियल, मतलब या इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? चार्ज का डिफरेंस करना पड़ेगा। मान लो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कर दो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो एक तरफ ज्यादा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव वाला, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा, नेगेटिव वाला दौड़ने लगेगा पॉजिटिव की तरफ, और जिसकी वजह से क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ गया ना, तो उसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल इसका पानी की तरह है भाई। हाई से लो की तरफ जैसे पानी फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ, ज्यादा हाइट से कम की तरफ, वैसे डिक्टो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। इसी इलेक्ट्रॉन के चलने को हम लोग करंट बोलते हैं। तो वी कैन से व्हाट इज करंट। यहां पे सवाल आ गया यार, मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बता दिया कि स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा हो
तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्यों चलता है, मैंने आपको समझाया भाई, पानी का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, हीट भी वैसे ही होता है, हाई से लो की तरफ हीट भी फ्लो करता है भाई, हीट भी हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। कहीं बहुत ज्यादा गर्म है और कहीं बहुत ज्यादा, एक इंसान बहुत ज्यादा गर्म है और एक इंसान आएगा वहां गर्म जगह पर आए ठंडे से, तो फिर क्या होगा भाई, जो हाई वाला हीट है वो ठंडे वाले पे जाएगा, ज्यादा गर्म वाला, ठीक है, पार्टिकल ठंडे वाले पार्टिकल से टकराएगा और जो ठंडा था वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसी तरीके से एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसी का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलेगा क्यों, तो चलेगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस देने से, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ भागने लगेगा, तो वो उसी का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब मैंने वही बोला कि करंट फिर क्या है, तो आप बोले भाई कि करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, सिंपल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो करंट का नाम, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही दैट इज कॉल्ड करंट यार, सिंपल। अब यहां पे अगर देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो मैंने बोला करंट क्या है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो करंट के चलने को ही हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन के चलने को ही हम करंट बोलेंगे। और चलेगा क्यों, मैंने एग्जांपल बताया, उसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नेगेटिव, ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगा, और जब भागना शुरू करेगा उसी का नाम करंट है। तो करंट ऐसे नहीं डेवलप होगा, उसके लिए आपको क्या काम करने पड़ेगा, सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तो उसी का नाम है करंट। ये क्लियर हुआ। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, कभी भी जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर ही तो डायरेक्शन होगी। अरे यार, इलेक्ट्रॉन की जिधर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन ये हमेशा नेगेटिव से कहां पर भागेगा, पॉजिटिव से। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव से की तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हुई भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव ना। तो कोई बोले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, रियल में, ये रियल की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर ही उसकी डायरेक्शन है। तो नॉन कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अभी रिसर्च से पता चला भाई, जब 20th सेंचुरी में जब जे थॉमसन आए तो उन्होंने बोला कि जो चल रहा था चीज, जो चल रही थी वो तो इलेक्ट्रॉन था, और तो जब इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा वो तो नेगेटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा पॉजिटिव की तरफ ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मान लो इधर नेगेटिव चार्ज एक तरीके से जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसे बोल दो सिंपल, नेगेटिव चार्ज हमेशा जाएगा किधर भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये रियल में नेगेटिव, अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट यहां पे सवाल है, ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसर्च किया गया ना, ये समझ लो 100 साल भी नहीं हुए, जे थॉमसन ने किया, वो भी 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में। और इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला चल रहा है पूरा रिसर्च, वो 18वीं सदी 18th सेंचुरी से चल रहा था। तो उस जमाने में लोग पानी का कंपेयर करके इलेक्ट्रिसिटी को बता दिए कि हाई से लो की तरफ, तो लोग ये समझे कि हाई का मतलब पॉजिटिव और लो का मतलब नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हाई मान लिए और नेगेटिव चार्ज को लो मान लिए। तो कन्वेंशनली क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये ट्रेडिशनल है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, तब जब इंसान है हमेशा पॉजिटिव को बड़ा चीज समझता था ना, मतलब हाई, और नेगेटिव को लो, तो क्या बोलते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो रियल में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता है यार, ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बाद में, ये बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई है, 200 साल बाद। इसकी वजह से उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते जा रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और यहां पे डायरेक्शन उसका दिखा देते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन रियलिटी ये है कि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, उसी को करंट बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो रियल में अगर देखा जाए सच्चाई ये कि नेगेटिव जिधर होगा वो हाई पोटेंशियल होगा
और जो पॉजिटिव होगा वो लो पोटेंशियल होगा, हाई से लो की तरफ भागना। ये नॉन कन्वेंशनल है जो 20th सेंचुरी के बाद पता चला, लेकिन इनकी इज्जत देने की वजह से इतनी ज्यादा रिसर्च हुई है 200 साल, इसकी वजह से हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन ये रॉन्ग है, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। तो करंट की डायरेक्शन दो होती है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल मतलब भाई ये रियल में जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को बताया कि यही चलता है और इसी का चलने का नाम करंट है, तो रियल में करंट की डायरेक्शन नॉन कन्वेंशनली देखा जाए, नॉन कन्वेंशनल के एतबार से तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और कन्वेंशनल से देखा जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। तो मैंने आपको बता दिया भाई कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन चलने को हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन दो तरीके से होती है, मैंने क्लियर कट कर दिया। तो अक्सर बुक में नजर आता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमेशा कभी भी कोई सर्किट बनाते हैं, मान लो इधर बल्ब बना दिया जाए, तो कभी भी जो सर्किट बनाते हैं यहां पे बैटरी बनाते हैं, तो कभी भी ये करते हैं कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन भागता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से ऐसे बोलते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जाता है किधर भाई, नेगेटिव की तरफ। लेकिन रियलिटी ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन आप इस पर कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझो कि रियलिटी क्या है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है नेगेटिव की तरफ, बल्कि ये हमारा ये जो बड़ा वाला लाइन होता है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा वाला नेगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन रियल में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। बस मेरा कहने का मतलब ये था। ओके, अब आ गया भाई पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से अमाउंट ऑफ, एक तरीके से वर्क है। पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक वर्क है। हम लोग पढ़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब किसी भी बॉटल के अंदर मान लो क्या है, इसका मास है, इसकी हाइट की वजह से इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, ज्यादा हाइट कर दोगे ज्यादा एनर्जी है, और जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसको छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एक तरीके से क्या है भाई, कैपेबिलिटी है। पोटेंशियल एक कैपेबिलिटी है जो क्या काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो पोटेंशियल क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वो वर्क जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पर पुश किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क बाय विच a positive charge can be displaced from one place to another place, that is called electric potential. अब वो कितना होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलने लगे एक जगह से दूसरे जगह, that is nothing but potential difference. So the amount of work by which a positive charge, or we can say an electron, can move from one place to another place, that is called potential difference. Or we can say the difference in potential, the difference in work, the difference in potential by which an electron can move from one place to another place, that is called electric potential difference. ठीक है, या फिर amount of work required to push an electron, to displace an electron from one place to another place, that is called electric potential difference. और electric potential difference के लिए हमें क्या करने, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या काम करता है, उसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर देता है, और ज्यादा वाला कम की तरफ भागने लगता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने लगेगा, और उसके भागने को करंट बोलेंगे। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना तेजी से भागेगा। उसका मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, उतना ज्यादा भागेगा। मतलब एक बैटरी, एक सेल लगाया जाए तो कम डिफरेंस डेवलप होगा। दो सेल, एक बड़ी सी ह्यूज बैटरी अगर डेवलप की जाए, एक ह्यूज बैटरी लगा दी जाए, एक वायर के अंदर बहुत बड़ी बैटरी यहां पे लगा दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पे बैटरी बहुत बड़ा लगा दिया जाए मान लो एग्जांपल के लिए,
ठीक है, ऐसे इसको हम लोग बैटरी से डिनोट करते हैं। मतलब ये छोटा सा, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव और ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। छोटा नेगेटिव और ज्यादा लगा दोगे ये सेल से ज्यादा, तो मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो अगर बैटरी लगा दिया जाएगा तो ज्यादा बड़ी बैटरी होगी तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप होगा, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है भाई करंट ज्यादा भागेगी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को ओम्स ने बोला था। सोचो, ये जो सच्चाई है इसको किसने बोला था? ओम्स ने। तो ओम ने क्या बोला कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट आराम से और ज्यादा बढ़ेगा। कितना सिंपल है ये चैप्टर, अंदाजा लगाओ। जस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड। ठीक है, एक बात समझ में आएगी, दूसरी ऑटोमेटिक समझ में आएगी। एक नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूं पहले आप ध्यान से देखो, बाद में इसका मैं फार्मूला पूरा बताऊंगा, पूरा फार्मूला बताऊंगा। डिट्टो एक एक चीज पूरा फार्मूला बताऊंगा। पहले मैं टर्म्स बता रहा हूं, क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होंगे, उसके बाद फार्मूला क्या है। ठीक है, तो अभी क्या है भाई, जो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोला कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। इसका मतलब होता है करंट, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा, कभी भी जब इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको चेंज करोगे तो ये भी कंटिन्यू उसी तरीके से चेंज होगा। मतलब अगर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। सो वी कैन से पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V एंड करंट इज डिनोटेड बाय I। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, लेकिन सवाल ये है बेटा कि एक काम करो, चलो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं। एक कॉपर वायर लिया जाए, ठीक है, कॉपर वायर से वायर लिया जाए और इससे जो है हमारा समझ लो एक बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक बैटरी लगा दी जाए, एक बैटरी लगा दी जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव। और मानते भाई कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, कॉपर, ये जो वायर लगा हुआ ये कॉपर का है। ठीक है, Cu कॉपर का, और सेम एक बल्ब लगा दिया जाए और बैटरी लगाई जाए, फिर से वैसे ही बैटरी लगाई जाए, पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये जो बैटरी का जो सेल है ये 2 वोल्ट का है और इधर भी 2 वोल्ट का है, यहां पे जो एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कॉपर की जगह पर आयन कर दूं मैं, आयन, ठीक है, या फेरम जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल लैंग्वेज में। तो ये आयन ले लिया जाए, वोल्ट सेम है, तो वोल्ट जब सेम होगा तो करंट सेम होना चाहिए। उसके मतलब जो दोनों का ब्राइट है, ब्राइटनेस वो सेम होना चाहिए। लेकिन बेटा आप देखोगे कि जो कॉपर से जो बल्ब जुड़ा हुआ है उसका जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा है, और जो आयन से जो बल्ब जुड़ा हुआ है उसका जो ब्राइटनेस है वो कम है। फिर ये क्या हो गया? ये कौन सा जादू? सवाल है, ये कौन सा जादू हो गया? फिर वोल्ट, आप ही ने बोला सर जब वोल्ट बढ़ाओगे, जितना वोल्ट होगा उसके हिसाब से करंट भी होगा, तो वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। सही बात है, तो दोनों का वोल्ट सेम है तो करंट सेम होना चाहिए, और जब करंट सेम होगा बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी सेम होगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी सेम होगा तो ब्राइटनेस भी सेम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, जो कॉपर वायर से जुड़ा था वो ज्यादा ब्राइट हुआ, ये मोर ब्राइट हो गया, और ये क्या हो गया? लेस ब्राइट। तो ये लेस ब्राइट क्यों हुआ? उसके मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कुछ लॉस हो गई, कुछ रुकावट हुई इलेक्ट्रिसिटी का। तो आयन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा रुकावट हुई और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रुकावट कम हुई आयन के कंपेयर में। उसके मतलब वोल्ट बढ़ाने से सिर्फ करंट नहीं बढ़ता है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज नथिंग बट, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे एक कांस्टेंट आता है, दैट इज नथिंग बट I into R, and R is nothing but इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रुकावट हुई है उसके वजह से ये जो यहां का बल्ब था जो आयन से जुड़ा हुआ था उसका ब्राइटनेस कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यानी रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि रेजिस्टेंस से क्या होगा। जब कभी भी रेजिस्टेंस से आपको यह समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो चलने के लिए अपोज करे,
इलेक्ट्रॉन को चलने ना दे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं बेटा। और I मतलब करंट होता है, V मतलब पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस आयन के अंदर ज्यादा था कंपेयर टू कॉपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाया होगा इतना तेजी से, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा तो करंट कम हो जाएगी, इसकी वजह से लेस ब्राइट हुआ था। तो यहां पे एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है भाई। अभी मैं सब फॉर्मूला पूरा बताऊंगा, इसका पूरा फॉर्मूला पूरा बताता हूं मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स की जगह पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉर्मूला इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होगा, ये पूरी बात समझोगे तभी खत्म होगा। मैंने तो आपको ये क्या एक टर्म्स बताया कि इसको आपको समझना होगा। टर्म समझ में नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। टर्म्स मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको मालूम हो गया। मैथमेटिकली पूरा बताएंगे, मैथमेटिकल टर्म्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी अभी देख लेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस पर क्या क्या चीजें हैं इफेक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस पर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं उसको हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी भाई, ठीक है। अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे, वायर के लेंथ को, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा दूर तक करंट को फ्लो करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक फ्लो करेगा तो थक जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। समझ में आया। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई टेंपरेचर से क्या फर्क होगा, मटेरियल से क्या फर्क होता है, थिकनेस अगर बढ़ाया जाए तो उसका क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें आप अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जस्ट एक बार हम लोग क्या काम करते हैं, इसको डिनोट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए इसको देखेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसका डिफिनेशन क्या है और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स हमें जरूरत क्यों है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी चीज को वो छोटे फॉर्म में एक क्या करता है, मैथमेटिक फॉर्मूले के अंदर ले आता है। तो लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है कि फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, वो फॉर्मूला रटते हैं। फॉर्मूला रटना नहीं होता है, फॉर्मूला एक डिफिनेशन का, एक बड़ी सी चीज को जो डिफाइन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आप जब उस चीज को समझोगे, जैसे मैंने अभी जस्ट समझाया, मैंने इसको पूरा समझाया भाई कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब चीजों को समझना। अब इन समझने को एक पार्टिकुलर तरीके से डिफाइन कर दो और उस डिफाइन करने को एक और छोटा फॉर्म ले आओ, दैट इज नथिंग बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फॉर्मूले के फॉर्म में ले आना। तो जो बड़ी सी चीज होती है, ठीक है, डिफाइन की जाती है, उसको मैथमेटिकली जब ले आया जाता है तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। और एक बात बताऊं, अगर फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर से अगर मैथमेटिक्स को निकाल दिया जाए तो रियल में फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स और साइंस दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स बिना फिजिक्स किसी काम की नहीं है। वो मैथमेटिक्स क्या है भाई, बड़ी बड़ी डिफिनेशन को फॉर्मूले के फॉर्म में ले आना ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिफाइन करेंगे और उसको जो भी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहली बात, एटम क्या है भाई, नंबर वन एटम। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी चीज का जिसको ना तो कट किया जा सके, ना तो डिवाइड किया जा सके, ना तो उससे छोटा किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइड, विच इज अनकटेबल, दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। और जे थॉमसन ने बताया भाई कि ये जो रुदरफोर्ड ने बताया इसका मॉडल भाई कैसा बनेगा, एटम होता कैसे, एक गोल सा ऐसे ले लिया मैंने और उसके अंदर क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव रहता है। अब ये पॉजिटिव है क्या यार, क्यों, क्योंकि एटम के अंदर बताया गया भाई कि दुनिया का सबसे छोटा पार्ट उसके वो है एटम, और एटम के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और बाहर क्या होता है, ऑर्बिट होते हैं जिसको हम लोग शेल बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भाई, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसके ऊपर जीरो रख दिया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए
यहां पे जीरो और पॉजिटिव तो मिलकर जीरो पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन बार बार घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा पूरा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो ऑर्बिट के बाहर घूमता है वो है इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल के अंदर फ्री होता है, और कंडक्टर के अंदर फ्री होता है, नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर के अंदर, नॉन मेटल के अंदर वो फ्री नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या काम करता है, बाहरी शेल में होता है, न्यूक्लियस में कभी नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा एटम, और इसको एक तरीके से ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने इसके बारे में इसको रिसर्च इसका इन्वेंशन किया एक तरीके से। जे थॉमसन ने इसका एक डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है ई माइनस, माइनस का मतलब भाई वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका एक चार्ज होता है कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब आप आगे पढ़ोगे, पूरी बातें पढ़ोगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बोले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप बता सकते हो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अभी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, सारी बातें डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, एक 1 बाय 1 करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको यह समझ में आ गया कि एटम क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। ये अगर रियलिटी देखी जाए तो मैंने आपको बताया था भाई कि रियलिटी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो रिसर्च हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के रिसर्च होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जब पूरी डिस्कवर हो गई पूरा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया है, 200 साल बाद इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। जे थॉमसन ने बताया भाई कि वो जो हरकत हो रही थी सब इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी हरकत हो रहा था कि शॉक लग रहा था, ये सारी चीजें वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। तो वो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इसीलिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है आपको याद रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच एग्जिस्ट आउटर शेल ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है। तो वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, आउटर ऑर्बिट के अंदर होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चार्ज क्या होता है भाई, देखो मैंने बोला, आपको एग्जांपल दिया कि चार्ज क्या है भाई, एबोनाइट रॉड ले लो और ग्लास रॉड ले लो। तो ग्लास और एबोनाइट रॉड को मैंने लिया, तो चार्ज के लिए व्हाट इज चार्ज, तो मैं अगर सिंपल बोलूं चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था भाई अभी जस्ट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, सिंपल सा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं बेटा क्यू से, चाहे स्मॉल क्यू चाहे कैपिटल क्यू, याद रखना, मैथमेटिकली मैं बता रहा हूं। तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से, कभी भी याद रखना। तो Q इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू नंबर, N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, हो गया काम खत्म। तो ये होगी डेफिनेशन, व्हाट इज चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को डिनोट करेंगे Q से, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू N, सिंपल, समझ में आया। तो अब इसकी यूनिट क्या होती है भाई, नंबर ऑफ, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज को मेजर किस में करते हैं, जैसे किसी लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में, किसी मास को मेजर करते हैं केजी में, वैसे ही चार्ज को किस में मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, किस में भाई, कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब ये कौन है भाई, ये कूलम है कौन, कूलम बोलो या ऐसे कैपिटल C बोल दिया करो, काम खत्म। अब ये कौन है कूलम, आप 11th में पढ़ोगे कि कूलम जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था, तो इसलिए उनके नाम पर यह इज्जत दी गई कि चार्ज की यूनिट को कूलम दे दिया गया। तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ओके, खत्म हुआ। तो भाई चार्ज कोई बोले तो बता सकते हो। अब सवाल यह है कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, लेकिन चार्ज दो तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, मैंने इसको जस्ट आपको मैंने ये सब बताया, ठीक है, क्या कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर देना,
दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब होता है भाई कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। अब उसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था पॉजिटिव चार्ज का, ग्लास और फर, ग्लास रॉड ले लो यानी पेन ले लो और अपने बाल से रगड़ो, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। और दूसरा क्या है भाई, एबोनाइट रॉड यानी पीवीसी रॉड, जो घरों में क्या है सप्लाई होता है, किससे, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको आप लो और ऊल से रगड़ दो, उसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है एबोनाइट रॉड। मैंने एग्जांपल बताया। तो पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। लिखाने की जरूरत है क्या? तो बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी चार्ज को हम लोग ऐसे एक बार प्लस क्यू से डिनोट कर देंगे, एक बार माइनस क्यू से। तो चार्ज क्यू से डिनोट किया जाता है, ये हो सकता है एक बार प्लस क्यू और ये हो जाएगा एक बार हो जाएगा माइनस क्यू, तो कोई टेंशन नहीं है। तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया भाई कि चार्ज क्या होता है और कितने तरीके से होता है, ये क्लियर हो गया। तो चार्ज, उसकी यूनिट क्या होती है भाई, क्या होता है चार्ज का यूनिट, कूलम, याद रखना। हटाओ, बहुत सिंपल है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक एक याद रखना। क्यों? क्योंकि पूरा जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, वो सब के सब इसी पर डिपेंडेंट है। आपको डायरेक्टली जस्ट समझ रहे हो तब भी नहीं कर पाओगे जब उसका फॉर्मूला नहीं जानोगे, मैथमेटिकली या एक्सप्रेस करना या डेफिनेशन से नहीं जानोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। ओके, अब उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया भाई कि कोई भी इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर लिया जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फ्री नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाकर फिर वहां पे जैम हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलने के कैपेबल ना हो तो उसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका एग्जांपल है भाई यही जो आपको जो रॉड बताया, क्या एबोनाइट रॉड या ग्लास रॉड ले लो, उससे भी, या फिर ऐसे बाल में जो रगड़ के पेन को उठाते थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता था। या लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने को हम लोग, दैट इज नथिंग बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और रियल में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में हो, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन it is in motion, then it is called current electricity. Current electricity means what? Electron is in motion, electron is moving from one place to another place, that is called current electricity. So current is nothing but motion of electron, movement of electron, that is called current. तो what is current? तो मैंने बताया भाई कि current क्या होता है भाई, तो current क्या होता है, motion of electron, that is called current. तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसी का नाम करंट होता है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा कैसे, तो मैंने बताया, सब कुछ डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रॉन चलने के लिए इलेक्ट्रॉन चलेगा जैसे कि पानी हाई लेवल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी चलता है। जैसे पानी कभी भी ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ भागता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा। हाई लो पोटेंशियल कैसे आता है भाई, बैटरी की वजह से। अब बैटरी अगर कनेक्ट कर देते हो तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो क्या होता है, एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है, उस भागने को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, लोग ये भी समझते हैं, यार मैं एक बात क्लियर कर दूं कि करंट मतलब डायरेक्शन, भागेगा किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर मतलब डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता। वो तो करंट नाम की वजह से लग रहा है कि डायरेक्शन है, ठीक है। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट को उसकी मैग्नीट्यूड से पहचानते हैं, ना कि उसके डायरेक्शन से पहचानेंगे। अब सवाल ये है कि जो करंट मोशन में है, ओके ठीक है, लेकिन कितना तेजी से, ज्यादा मोशन में होगा, कम टाइम में अगर ज्यादा दूरी भागेगा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके मतलब ज्यादा करंट होगा। भाई जितना तेजी से कोई चीज भागेगा, पानी ज्यादा तेजी से भागेगा तो ज्यादा करंट होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा तेजी से भागेगा, कम टाइम में ज्यादा तेजी से भाग जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग बोलेंगे भाई कि करंट ज्यादा है। बात समझ में आया?
तो करंट अगर देखा जाए उसको डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई ले लो, तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे करंट। तो ये होता क्या है बेटा, कितना चार्ज कितने टाइम में आ रहा है, कितना चार्ज, देखो बेटा यहां पे मैं लिख दो ऐसे सिंपल, कितना चार्ज कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज नथिंग बट करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट बोलो, बात एक ही याद रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है ना, उसका नाम करंट होता है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ओके, बट वी कैन से व्हाट इज करंट, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी का नाम क्या है भाई, करंट। अगर स्लो जाएगा तो करंट कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो उसका नाम करंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रेट जो है वो भी करंट कहलाएगा। ज्यादा टाइम में जाएगा तो ज्यादा टाइम में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर एक जगह से दूसरी जगह, करंट ही कहलाएगा, लेकिन करंट कम होगा। और कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह करंट चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसका नाम ज्यादा करंट होगा। तो करंट इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम या चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट, रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। कितने तरीके से बोलोगे, सब की सब बात 100% सही है। मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। सो करंट क्या होता है भाई, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो वी कैन से Q इज इक्वल टू I इंटू T। बेटा याद रखना, काम आएगा बहुत ज्यादा, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया मैंने, लेकिन याद रखना करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होगा बेटा, देखो यहां पे चार्ज की यूनिट कूलम होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होता है, कभी भी याद रखना। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड ये होता है करंट का यूनिट, यानी करंट को किसमें मेजर करेंगे, कूलम पर सेकेंड। और कोई बोले इसकी और कोई यूनिट है सर, हाँ एक और है, क्योंकि करंट के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम था एम्पियर। क्या नाम था, एम्पियर, इसीलिए इनको इज्जत दिया गया। और करंट की डिफिनेशन, करंट की यूनिट को हम लोग एम्पियर बोल सकते हैं और इसको कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। बेटा याद रखना इस बात को। तो एम्पियर करंट की यूनिट कूलम पर सेकंड भी है और करंट की यूनिट क्या है भाई, एम्पियर। क्यों, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने करंट के बारे में बताया। जो अभी मैं जब बता रहा था सब कुछ करंट के बारे में, वो मैं नहीं बताया, वो किसने बताया, पहले सबसे पहले बताया एम्पियर ने, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा एम्पियर, ना कि मेरा नाम लिखा जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हीं की बात को बताया यार। तो ये आपको मिल गया भाई करंट क्या होता है। अब करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल क्या होती है भाई, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना, करंट भागेगा। तो करंट किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा मतलब करंट भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो अगर करंट की डायरेक्शन कोई बोली जाए किधर होती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ओरिजिनल वाली, रियल वाली। लेकिन पहले, क्योंकि ये बाद में रिसर्च किया गया 200 साल बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का आगाज हो रहा था, तो 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो करंट जो चल रहा था, जो करंट जिसकी वजह से थी वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता था। लेकिन पहले ये मानते थे कि पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, नेगेटिव का मतलब कम। इसकी वजह से क्या मानते थे भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से, जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो डिनोट करते हैं नॉन कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशन में हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भागता है, लेकिन रियलिटी में ये कन्वेंशनल हो गया, मतलब ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। और ये रियल में हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव भागेगा। तो ये एक डायरेक्शन हो गई, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल ये वाला, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब हो गया भाई कि जो अभी रिसर्च से पता चला, तो पता चला इलेक्ट्रॉन भागता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो करंट की डायरेक्शन रियल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। और पहले के हिसाब से देखो
तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बात समझ में आया भाई? ठीक है, एक एक करके समझते जाओ, मजा आ जाएगा पूरा, कुछ दम नहीं है। ठीक है, मिटाऊं उसके बाद तो डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, इतना डिटेल में अगर आप समझ जाओ तो एबीसीडी इलेक्ट्रिसिटी की समझ में आ गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलोगे पूरा। हालांकि ये चैप्टर, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन एक सी मजाक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा कनेक्ट करके पढ़ोगे मजा आएगा। ओके, सवाल ये है भाई, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पीडी से डिनोट करते हैं। ओके, अब मैंने बताया यार कि भाई कोई कॉपर वायर लिया जाए, ये वायर है ना, कॉपर वायर कोई भी लिया जाए, कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन कॉपर वायर को ऐसे कर देने से कॉपर वायर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ पानी की तरह नहीं बहने लगेगा कि जैसे पानी है इधर भरा हुआ है, थोड़ा स्लोप कर दोगे भागने लगता है, हाइट की वजह से भागता है। इलेक्ट्रॉन हाइट की वजह से नहीं भागेगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वजह से भागेगा। और पोटेंशियल क्या होता है? एक सेल होता है, पोटेंशियल क्या है हमारा भाई? सेल बैटरी होती है, और वो क्या काम करता है? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कर देता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज को। और क्या काम करेगा? जब डिफरेंस आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागने लगेगा, और इसे भागने की वजह से करंट होता है। तो भागेगा इलेक्ट्रॉन क्यों? जब उसके अंदर पोटेंशियल यानी बैटरी यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा दिया जाए। ठीक है, तो जब पोटेंशियल कोई बैटरी लगा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उसी का नाम पोटेंशियल है। और उसी डिफरेंस होने की वजह से, पोटेंशियल के डिफरेंस होने की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भागता है, उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यार कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क बाय विच एन इलेक्ट्रॉन moves from one place to another place, that is called potential, or electric potential. So the work by which a positive charge, or we can say an electron, moves from one place to another place, that is called electric potential. But amount of work by which an electron moves from one place to another place, that is called electric potential difference. अमाउंट ऑफ वर्क, ये नहीं कि थोड़ा सा, आप मान लो एग्जांपल के लिए बस एक छोटी सी बैटरी, वो जो घड़ी में लगती है, ये घड़ी वाली बैटरी आप किसी कॉपर वायर से जोड़ दोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको करंट बहने लगेगा। भाई एक रूल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक रूल है। थोड़ा पानी, मान लो पानी स्लो करने के लिए, पानी को बहने के लिए एक पार्टिकुलर स्लोप की जरूरत होती है, थोड़ा सा करने से पानी नहीं स्लो बहने लगेगा, थोड़ा उसका एक लिमिट है। तो वो डिफरेंस कितना है, अमाउंट कितना है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भागने लगता है, उसी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को हम लोग बेटा V से डिनोट करते हैं, या कभी कभी डेल V से डिनोट करते हैं। डेल मतलब डिफरेंस, तो V मैं बोल दूं या डेल V बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है, बात दोनों एक ही है। ठीक है, बस काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंस की वजह से, इसी की वजह से ये डिफरेंस अगर कर दो, थोड़ा ज्यादा लगा दो, अमाउंट कितना है पता चल जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, ये अमाउंट हो गया। तो अब यहां पे डेल वी जो होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो होता क्या है, ये कैसे समझेंगे? एक चार्ज पर कितना काम किया जाता है, देखो कितना आसानी से समझोगे बेटा, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, याद रखना। ये डिफरेंट चीजें हैं, डिफिनेशन के साथ साथ इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूं मैं, और इससे पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। बात को समझो। तो मैंने बोला व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश अ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे बात को समझो, इतना बड़ा मैंने बोला, उसको मैथमेटिकली कितना छोटा लिख दिया। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, टू पुश an electron, a charge, an electron, a positive charge, anything, it is okay. The amount of work required to push a charge from one place to another place, that is called electric potential. So del V is equal to W upon Q. और पोटेंशियल के बारे में ये बात किसने रिसर्च किया था? एलिजांड्रो वोल्टा। एलिजांड्रो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने गैल्वानी के जिद में, गैल्वानी बोले थे कि
फ्रॉग के अंदर, एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और मेटल के अंदर नहीं होती। एलिसांड्रो वोल्टा बोले नहीं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये आपकी गलतफहमी है। उन्होंने ये बताया था, इलेक्ट्रिक पाइल्स बनाया था, बैटरी, सबसे पहले जो बैटरी बनाई गई थी वो वोल्टा की वजह से बनाई गई थी और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया था। इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं, सैल्यूट करता हूं ऐसे साइंटिस्ट की, और इनकी वजह से ये जो वोल्ट की यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है, वो साइंटिस्ट की इज्जत में वोल्ट दी जा रही है। तो कभी कोई बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है किसमें मेजर करते हैं, तो आप बोल देना वोल्ट, और वोल्ट को कैपिटल वी भी आप लिख सकते हो आसानी से। बात समझ में आया है भाई? तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वोल्ट। अब बताओ बेटा, अगर मैं चाहूं तो वर्क अगर यहां पे निकालूं तो वर्क क्या हो जाएगा? डेल वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू, वी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ऐसे क्यू इंटू डेल वी। क्या मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है? नथिंग, इट इज ओके। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये बात समझ में आ गया? याद रखना, कुछ काम आने वाला है बड़ा पैमाने पे, ठीक है? ये खत्म हुआ, आगे बढ़ो। समझ में आया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर हो जाएगा अगर तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है भाई? देखो ओम्स लॉ, चलो भाई ओम्स लॉ क्या है? अब देखो, जब मैंने बोला भाई जितना ज्यादा, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक पानी है, मान लो पानी भरा हुआ है, ऐसा पानी कहीं भरा हुआ है, यहां पानी पूरा भरा हुआ है और पूरा लेवल है, बराबर है, ऐसे सरफेस बराबर है, और आप क्या काम करो, थोड़ा सा स्लोप कर दो, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा और ज्यादा। बेटा एक बात बताओ, किसमें पानी ज्यादा फ्लो करेगा? जिसमें ज्यादा स्लोप होगा। जब ज्यादा स्लोप होगा तो ज्यादा पानी तेजी से भागेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है, ज्यादा हाइट होने पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा भाई? ज्यादा। जब हाइट का ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो पानी ज्यादा तेजी से फ्लो करने लगेगा। यह बात बहुत सिंपल मालूम है आपको। सेम कहानी यहां पे होती है। जब पोटेंशियल ज्यादा कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागने लगेगा, और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन भागेगा मतलब करंट भागेगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करोगे तो करंट ज्यादा होगा। यही बात ओम्स ने बोला, और यह बात आप भी बोल रहे हो और आप भी समझ रहे हो। तो जब पोटेंशियल बैटरी छोटी लगाओगे, यार आप खुद सोचो, एक बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी किसी भी बल्ब से लगाई जाए, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो ज्यादा उजाला करने लगेगा ना। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका पावर ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है। पावर क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि करंट ज्यादा तेजी से भागेगा, करंट भागेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यह बात समझ में आए कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। यह बात आप भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ये ओम्स ने पहले बोला था, वही बात हम लोग, देखो काश कि हम लोग पहले बोल दिए होते। तो ओम्स लॉ क्या है भाई? अगर वोल्ट को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिख लो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज amount of voltage, then current will be increased. But if you decrease amount of electric potential, current will decrease. That is nothing but Ohm's law. अब ये बात चलो ठीक है भाई, जितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। ओके, तो जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी देखो आप खुद एक एक्सपेरिमेंट का जवाब देना। देखो मैंने क्या लिया भाई कि एक कॉपर लिया और इससे एक बैटरी लगाया भाई, एक छोटी सी बैटरी लगा दिया, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कॉपर वायर ले लिया, मैंने लिया था लास्ट टाइम, और यहां पे क्या किया भाई, एक बैटरी ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, और इससे भी क्या एक बल्ब जोड़ दिया। बस फर्क एक ही जा रहा हूं करने, फर्क ये है, इसको मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। बहुत देखते हो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का जो है बहुत टक्कर चल रहा है कि नहीं मार्केट में, कॉपर रॉड एल्यूमिनियम रॉड, ज्यादातर कॉपर मजबूत होता है। अब उसका वजह क्या है? आपने क्या किया, दोनों जगह पर बैटरी 2 वोल्ट की लगा दी,
यहां पे भी 2 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट। तो जितना वोल्ट रहेगा उतना ही करंट होगा, तो जितना वोल्ट उतना ही करंट, वोल्ट जैसे होगा बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। हमने 2 वोल्ट की बैटरी, एक वायर लिया भाई, एक वायर एल्यूमिनियम का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया और उससे बल्ब जोड़ा, लेकिन वोल्टेज सेम रखा, तो दोनों का जो ब्राइटनेस है वो सेम होना चाहिए, जो ब्राइटनेस है वो दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता चलेगा मालूम है कि जो कॉपर का ब्राइटनेस है वो मोर ब्राइट है, जो कॉपर से जो वायर से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा ब्राइट हो गया, और जो एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है उसका ब्राइटनेस कम हो गया। ये क्या हो गया यार? आप तो बोले सर वोल्ट बढ़ाओगे, जितना वोल्ट रहेगा उतना करंट रहेगा, तो वोल्ट जितना होना चाहिए था उसमें भी करंट इतना ही होना चाहिए था। तो आखिरकार कॉपर वाले में ज्यादा ब्राइट हुआ, एल्यूमिनियम वाले में या आयरन ले लो या कोई इसके अलावा उसमें क्या कम ब्राइट होता है। ऐसा क्यों है सर? इसका जवाब एक सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई भी चीज ऐसे नहीं फ्लो करने लगता है। रोड पे चलते हो तो रोड आपको आसानी से नहीं चलने देता है, उसके अंदर फ्रिक्शन होता है। तो हर चीज की तरक्की के लिए, चलने के लिए कोई ना कोई रुकावट जरूरी है। तो जब दुश्मन नहीं रहेगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा आप कितना तरक्की कर रहे हो? क्योंकि दुश्मन ही तो बताता है कि आप कितना तरक्की कर रहे हो। तो ये दुश्मन का होना जरूरी है। मतलब यहां पे एक टर्म लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जो कॉपर है उसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगा, कम रुकावट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुकेगा नहीं, समझ लो ये स्मूथ पाथ होगा। और यहां पर ज्यादा स्मूथ पाथ नहीं होगा, रफ पाथ होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से नहीं भाग पाएगा। इलेक्ट्रॉन जब तेजी से भाग नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्राइट कम हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को भागने से रोकता था उसी का नाम रेजिस्टेंस है। तो बेटा इसीलिए हम लोग V इज इक्वल टू आई इंटू आर बोल देते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये रेजिस्टेंस एक टर्म ले आते हैं, ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? अपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो रोकता है उसी का नाम रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called resistance. So resistance is a type of property of any metal, property of any substance by which electron opposes or by which electron opposes is called resistance. ठीक है, तो ये resistance जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V is equal to IR। अब एक बात बता भाई मेरे को, खुद आप समझाओ, यानी अलग अलग वायर होगा तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो वायर का भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप फैन लेने जा रहे हो तो कॉइल जरूर पूछ लेना कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या किसका है। एल्यूमिनियम का होगा तो सस्ता होगा, जाके चेक कर लेना मार्केट में, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेगा तो फैन ज्यादा तेजी से चलेगा। ये बात याद रखना। तो ये बात आपको समझ में आया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बट V इज इक्वल टू IR। और रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR। अब बताओ ना, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बुक हो चुका है ऑलरेडी वोल्टेज के नाम पे, वोल्टा के नाम पे, ठीक है। करंट किसके नाम पे बुक हो चुका है? किसके नाम पे? एम्पियर के नाम पे। तो बचा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बताओ ना, गेस करो। ओम्स लॉ की ओम होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक हो चुका, तो कम से कम इनको भी तो इज्जत दिया जाए यार। तो यह बताओ R इज इक्वल टू V अपॉन आई नहीं हो जाएगा यार? तो ये सी रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ओहम यानी ओम। ओम बोलो या ऐसे डिनोट कर दो, यही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? तो ये होता है ओम, ठीक है, OHM या ऐसे डिनोट कर दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये सब बुक हो चुका था तो इनका कहीं जगह नहीं थी, तो इनको रेजिस्टेंस के नाम पे इनका यूनिट दे दिया गया, इनकी इज्जत दी गई। हालांकि रियल में अगर देखा जाए तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो अगर देखा जाए कोई बोले रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इज्जत दिया गया किसको? ओम्स को, इसलिए ओम के नाम पर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम दे दी गई। बताओ भाई क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो, आपने पढ़ा हुआ है यार मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन, जब y इज इक्वल टू एक्स होगा तो सीधा सीधा ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या, जितना y बढ़ाओ उतना x, y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3। तो ये आपने पढ़ा है भाई, ये आपने पढ़ा है क्या भाई, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसी तरीके से यहां v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो बताओ कैसे बनेगा ग्राफ, v करंट वोल्टेज में और करंट में कैसे ग्राफ बनेगा, सीधा सीधा बनेगा। तो कोई बोले कि ओम्स लॉ का आप ग्राफ बनाओ तो क्या बोलोगे भाई, ऐसे सीधा सीधा एक लाइन बन जाएगा। कैसे भाई, कि जितना v बढ़ाओगे, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, तो आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया भाई, ओम्स लॉ समझ में आ गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे टर्म था जो आपको समझ में आ गया, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, ये सब मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया। ध्यान में रखना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं आगे चलकर, तो आप ना बोलना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एक एक पार्ट, एक एक बात बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये जो रुकावट है ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा। अभी आपने देखा था आपके मेटल पर डिपेंड करने लगा था, तो अभी जो टर्म है रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है, तो अभी लास्ट हमारा भाई फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालेंगे भाई, वो कौन कौन से, क्या क्या है। सबसे पहली बात तो आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आयरन का लिया, कॉपर के लिया, एल्यूमिनियम के लिया, तो अलग अलग जैसे जैसे मटेरियल को चेंज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होगा भाई, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर वन क्या है भाई, मटेरियल। सबसे पहली बात मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। मटेरियल अगर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात अगर लेंथ को बढ़ाओ, एक सेल लो, एक बैटरी लो और उससे एक बल्ब नजदीक में चलाओ, एक यहां पे सेल है, मान लो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लिया जाए और इससे वायर लिया जाए, एक नजदीक में एक बल्ब को जलाया जाए और एक बहुत ज्यादा दूर यहां पे कहीं जलाया जाए, अगर इसी से कनेक्ट करके, तो जो ज्यादा दूर होगा, ज्यादा दूर जाने पर करंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि करंट को ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा ना, और जब करंट ज्यादा दूर तय करेगा तो जाहिर सी बात है यार करंट कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, ज्यादा दूर अगर तय करेगा तो ज्यादा दूर तय करने से करंट थक जाएगा ना यार, सिंपल समझो। तो जब किसी बैटरी से जब ज्यादा दूर तक करंट को फ्लो करवाएंगे, यही तो था झगड़ा किसका, अरे यही तो झगड़ा था भाई थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला का। निकोला टेस्ला ने यही तो बोला था कि मैं दूर तक करंट को लेके चला जाऊंगा, अल्टरनेटिव करंट, और ये ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पा रहा था थॉमस एल्वा एडिसन, क्योंकि उसके पास था डीसी जनरेटर, डीसी करंट था। डीसी करंट मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये ज्यादा दूर तक जाने पर क्या होगा, करंट कम हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब करंट कम हो जाना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है भाई लेंथ ऑफ वायर पर, लेंथ ऑफ वायर पर। तो रेजिस्टेंस, इसको एल से डिनोट कर दूं मैं, है कि नहीं, एल से डिनोट कर दूं, कोई हर्ज नहीं है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पर, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वायर कितना मोटा है। अगर वायर ज्यादा मोटा होगा तो उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई पतला होगा, अब सोचो ना, अगर पतला वायर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम ही कम होंगे, और जब एटम ही कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, और जब मोटा वायर रहेगा तो उसके अंदर एटम ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो मोटा वायर होने से रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों, रेजिस्टेंस कम होना मतलब क्या, जब वायर मोटा ले लेंगे, वायर ज्यादा मोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, वहां पे ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना।
बात समझ रहे हो ना, थिकनेस, एरिया बढ़ा देंगे, जैसे जितना ज्यादा मोटा वायर करते जाएंगे उतना ज्यादा वहां पे समझ लो एटम मिल जाएंगे, एटम मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो समझ लो करंट ज्यादा हो जाएगा ना, और जहां पे करंट ज्यादा होगा वहीं पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा है। तो लेंथ ऑफ वायर और दूसरी बात थिकनेस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ वायर पर, मतलब जिसको हम लोग एरिया बोल सकते हैं, एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा भाई, थिकनेस जो होगा, थिकनेस एरिया ऑफ वायर अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा है रिलेशन। लेकिन लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ते हैं कि भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा ये भी हम लोग बताएंगे कि जब कभी भी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कोई भी इंसुलेटर, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर लिया जाए तो उनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर। याद रखना, कोई भी कंडक्टर होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई कॉपर लिया जाए, ये इतना बड़ा है और आपने इसको गर्म किया, तो जब गर्म करोगे तो कॉपर वायर थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, इसके अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन को कम दूरी तय करना पड़ रहा था। भाई वायर उतना ही मोटा है, सब कुछ वही है। गर्म करने से जब लेंथ बढ़ जाएगा, और जब लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो याद रखना, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर लेंथ बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, बात समझो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बढ़िया से लिख लो, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या बढ़ता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अब अगर इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखना चाहो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब एरिया घटाओगे तो लेंथ क्या हो जाएगा भाई, एरिया बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। मैंने बोला एरिया इनवर्सली होता है, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो कभी भी बेटा अगर ऐसा लिखना हो कि एक बढ़े एक घटे तो उल्टा लिख दिया जाता है, इनवर्स, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों को चाहो तो मिला लो, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, और जब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे ये कांस्टेंट, तो कोई ना कोई एक, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फिजिक्स में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। आगे पढ़ेंगे L/A। तो भाई R इज इक्वल टू रो L/A। तो रेजिस्टेंस हम अभी पढ़े थे V/I, लेकिन रेजिस्टेंस को डिपेंडेंट जब देखे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। ठीक है, रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वायर, और A इज एरिया और थिकनेस ऑफ वायर, R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है अभी हम जस्ट डिस्कस करने वाले रहेंगे। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर 1 मटेरियल पर, नंबर 2 लेंथ ऑफ वायर पर, नंबर 3 थिकनेस पर, नंबर 4 टेम्परेचर पर। और मैंने ये बहुत आराम से बताया कि मटेरियल पर क्यों डिपेंड करेगा भाई। अगर आप कॉपर लो, एल्यूमिनियम लो, गोल्ड लो, सिल्वर लो, अलग अलग मेटल के अंदर अलग अलग रुकावट होगी। तो अलग अलग मेटल के अंदर अगर आप अलग अलग वायर इस्तेमाल करोगे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो अलग अलग आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्योंकि रुकावट ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम होगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा चलने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने बोला रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट घट जाएगा ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। थिकनेस ज्यादा बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे, एटम ज्यादा होंगे, तो वायर का जब थिकनेस बढ़ा दोगे
तो समझ लो कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब अच्छा करंट रहेगा। फिर तो थिकनेस बढ़ाने पर करंट ज्यादा हो जाता है, तो थिकनेस उल्टा होता है रेजिस्टेंस के। थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा भाई, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों को मैंने मिला लिया। अच्छा, ये भी मैंने बोला था भाई कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो किसी भी लेंथ, किसी भी मेटल का वायर बढ़ जाएगा, और जब वायर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा ना, थिकनेस कम नहीं हो जाएगा। और जब थिकनेस कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए किसी मेटल के अंदर, याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने मिलाया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आया। अब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, फिजिक्स का रूल है बेटा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो ये एक कांस्टेंट आ गया। हमेशा एक नंबर कोई कांस्टेंट आ जाता है, और ये हमें हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, R इज इक्वल टू ρL/A, जहां पे R जो है हमारा वो है रेजिस्टेंस, R है हमारा रेजिस्टेंस, और रो है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, यही तो मेरा टॉपिक है अभी, कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क होता है। L हमारा लेंथ है, और A जो है एरिया या थिकनेस बोल दिया जाए। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर बेटा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सर रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो वही तो जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। दूसरा होगा हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, ऐसे समझ लो, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस वर्सेस कंडक्टिविटी, और क्या। तो अभी कितना आसानी से इसको पढ़ लेंगे, आपको कितना आसानी से फॉर्मूला मिल जाएगा, समझ में भी पता चलेगा यार क्या कितना इजीली सब कुछ होता है इंटरकनेक्टेड, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो इसको मिटा दे, जगह खाली हो जाए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये फैक्टर देख लिया आपने, अब ये जो टर्म्स हैं इनको देखते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, एक प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। बस, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकती है। दैट्स ऑल, दैट्स इट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये एक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस है जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकती है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। बट अगर मैं बोलूं रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेटा आप इंग्लिश में तो ये जानते हो कि जहां पे ईवीटी, जहां पे वीटी आ जाता है उसका मतलब कैपेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, मैलिबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ठीक है, वेल्डेबिलिटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वीटी मतलब एक एबिलिटी हो जाती है। तो हाउ मच अपोजिशन आर देयर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है भाई, एक अमाउंट बताता है, एक अमाउंट बताता है कितना अमाउंट है रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज बेबी कैसे, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन अपोजेस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी मतलब अगर मैं बोलूं, रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की। कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की, जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपोज करने को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की, उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं ये आयन है, आयन, और मैंने एग्जांपल लिया बार बार, ये कॉपर का लेता हूं, कॉपर, आयन और कॉपर लो, तो कॉपर के अंदर रेजिस्टिविटी कम है,
इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो औकात है इसकी वो कम है कॉपर के अंदर। यानी कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन रुक नहीं पाता, लेकिन आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को रोकने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इनमें से कौन ज्यादा रेजिस्टिव हो गया? तो रेजिस्टिविटी आयन की ज्यादा है और कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग नहीं पाएगा, और जब भाग नहीं पाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसके अंदर करंट क्या होगा? स्लो चलेगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा वुड ले लो, वुड और कोई भी चीज, कोई मेटल ले लिया जाए, मान लो जो है एल्यूमिनियम ले लिया जाए, वुड और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैं बोलूं इसमें रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? अरे ऑब्वियस सी बात है, वुड के अंदर रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भागेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। इसके अंदर मार्कर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब इलेक्ट्रॉन चलने लायक ही ना रहे बेचारा, इलेक्ट्रॉन चल ही ना पाए, तो उसके मतलब रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके मतलब उसके अंदर रेजिस्टिविटी कम है। तो इनके अंदर देखा जाए तो वुड के अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, एल्यूमिनियम के अंदर रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम होना अच्छी बात है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट ज्यादा मिलेगा। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना मतलब अच्छी बात, रेजिस्टिविटी ज्यादा होना, कम होना मतलब बुरी बात। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आयन है, आयन उसके अंदर नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम एक मेटल है जिसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो मेटल गर्म हो जाएगा। क्यों? अरे यार कठिनाई से वो जाएगा बेचारा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इतनी कठिनाई से जाएगा, और जब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा परेशानी जाने पे होती है तो वहां पे हीट जनरेट हो जाता है, बहुत थक जाता है इंसान, हीट जनरेट हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो याद रखना उसके वो हीट हो जाएगा, वो बॉडी हीट करेगा, और हीट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या आयन करते हैं। तो उसके मतलब यार कुदरत ने जो भी बनाया है ना सब फायदेमंद चीज है, बट डिपेंड कर रहा है कहां पे यूज कर रहे हो। आयन के अंदर अगर कॉपर ले लिया जाए, कॉपर लेयर लगा दी जाए, तो रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या है भाई? कम है रेजिस्टिविटी कम रहेगी तो अब क्या होगा? वो गर्म ही नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना भी फायदेमंद है, मैं ये बता रहा हूं, है कि नहीं। फिलामेंट जो होता है देखो बल्ब के अंदर, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा ना होती, फिलामेंट की जो टंगस्टन वायर होता है, तो वो जलता ही नहीं। तो उसके मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा होना अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से करंट स्लो हो जाएगा और बॉडी हीट करने लगेगी, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से, कम होने से बॉडी हीट नहीं करेगी क्योंकि करंट ज्यादा तेजी से भाग जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? तो डिफिनेशन से समझ में आ गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है भाई। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लिखा ही हुआ R इज इक्वल टू रो एल भाई। ये कैसे प्रूफ किया मैंने आपको समझा ही दिया। अब बताओ तो रेजिस्टिविटी क्या है यार? इसको फॉर्मूले, इसको मैथमेटिकली निकाल लो, डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, तो बस अब इसका फॉर्मूला निकाल लो। इधर इसको रिजॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करो क्या है। तो यहां पे रो बचा लो, रो मतलब रेजिस्टिविटी बेटा याद रखना, बाद में बार बार बोल रहा हूं मैं। तो रो यहां पे बचाया, तो R है और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर A आ जाएगा इधर, और L देखो यहां पे बचेगा RL ऐसे। तो रो L इंटू रो या रो इंटू L इज इक्वल टू R इंटू A। तो बताओ बेटा रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L नहीं हो जाएगा? तो इसी को तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर कोई बोलेगा क्या है भाई, तो मैथमेटिकली रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L, बस इतना बोल देना, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ये भी याद रखना, अब यहां पे इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस में मेजर करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको किस में मेजर करेंगे, तो रेजिस्टिविटी को किस में मेजर करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यार आप सॉल्व कर लो ना कि इसकी यूनिट होती है ओम, आपने लिखा हुआ इधर ओम, ठीक है। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। एक मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो कोई बोले रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे ओम मीटर बोलोगे, या ऐसे ओम को डिनोट करते हैं मीटर। तो कोई बोले व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप बोलोगे ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें समझना, कितना सिंपल कनेक्टेड है ना। अगर कनेक्शन समझ में आ जाएगा तो एकदम खेल दोगे, सब कुछ है नहीं यार। देखो ये आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या है सर? अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है बेटा कंडक्टेंस। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, कंडक्टेंस, अच्छा रजिस्टर क्या होता है?
रजिस्टर का मतलब भाई वो चीज जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, वो जस्ट एपरेटस, वो डिवाइस, वो सामान, वो सब्सटेंस, तो जहां पे अर्थ लग जाता है वो रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या होता है भाई? वो डिवाइस, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलने से रोकता है, उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर। उसी तरीके से कंडक्टर, कंडक्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है, लेकिन कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से, सब्सटेंस मतलब भाई एल्यूमिनियम, कॉपर, रॉड, कुछ भी हो, तो हमारा क्या है भाई? वो कंडक्टर कहलाएगा। तो कंडक्टर मतलब वो चीज होती है, वो पार्टिकुलर चीज है, और कंडक्टेंस ये प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को चलने में मदद करेगी। बोलेंगे अच्छा कंडक्टर है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या है भाई? आसानी से जा सकता है, और जब आसानी से जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई आसानी से जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो कंडक्टर अच्छा होना मतलब रेजिस्टेंस बुरा होना। तो जो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या है भाई? इनवर्स, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बात समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूं? आपको यह बात क्लियर हो रही है भाई? मैं बोल रहा हूं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? यह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन समझने की जरूरत है, यानी कि डेफिनेशन की जरूरत है यहां पे। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? एक प्रॉपर्टी है मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है चलने के लिए। और तब कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस क्या होगा? यह भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को चलने में सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं, सपोर्ट करेगा। तो कंडक्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which support electrons to move from one place to another place, that is called conductance। तो ये जो अपोज करेगा तो ये सपोज करेगा, सपोर्ट करेगा। समझ में आया ना? तो ये सपोर्ट करता है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। यानी और अगर से कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। जैसे मान लो कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस क्या है भाई? कम है, तो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कंडक्टेंस ज्यादा होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये बात क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अगर ऐसे इसको लिखेंगे तो कंडक्टेंस जो होता है ये क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है भाई? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कभी भी कंडक्टेंस अगर बोले क्या होता है भाई? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उल्टा, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस के उल्टा आपका यूनिट ले सकते हो भाई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम देखी जाए, रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम चाहे तो रेजिस्टेंस की यूनिट भाई हमने देखा है ओम, तो 1 अपॉन हो जाएगा ये ओम। तो बता, ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम यूनिवर्स हो जाएगा, या ऐसे आप लिख दो। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस की यूनिट रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, तो 1 अपॉन ओम, तो ओम का उल्टा कर देंगे ओम यूनिवर्स। तो कभी कोई बोले कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे ओम यूनिवर्स, बस खत्म, इतना ही बोलोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस की यूनिट ओम यूनिवर्स, खत्म, सिंपल, समझ में आ गया? अब वही सेम कहानी कंडक्टिविटी होगी, सेम कहानी कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी क्या है भाई? सिंपल, वही सेम कनेक्शन। कंडक्टिविटी क्या होगी? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझो ना, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो जब रेजिस्टिविटी का इनवर्स, अब रेजिस्टिविटी क्या है भाई? एक क्या है? एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की एबिलिटी है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एबिलिटी व्हिच अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन को अपोज करने में मदद करती है। और कंडक्टिविटी क्या होगा? यह भी एक एबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। तो अगर मैं बोलूं कॉपर और एल्यूमिनियम में, कॉपर और एल्यूमिनियम में अगर एग्जांपल दूं कॉपर और एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी वो क्या होता है भाई? कम होता है। इसका मैंने ऐसे लिख दिया, और इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी देखो, कॉपर के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को रोकने की, वो कम होती है। कम मतलब मैंने ऐसे लिख दिया।
और एल्यूमिनियम के अंदर रेजिस्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की होती है वो ज्यादा होती है, तो उसका जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा। कॉपर मतलब ज्यादा कंडक्टिव होगा, तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम होगी। और जब कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उसके मतलब वो अच्छा मेटल है। तो कॉपर अच्छा मेटल है भाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, जो कि ये सपोर्ट करेगा, और एल्यूमिनियम उसके कॉपर के कंपेयर में अच्छा नहीं है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा है। तो यही तो हम लोग पढ़े इधर यार, यही तो है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, सॉरी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ में आया, रेजिस्टिविटी। और आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया है, और उसकी यूनिट क्या है भाई, ओम मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। अब यहां पे 1/रो बोल देंगे। अब रो के जगह पर चाहो तो पूरी वैल्यू भी रख दो, एक फार्मूला बन जाएगा भाई कंडक्टिविटी का। तो रो के जगह पर आप रख दो 1/रो के जगह पर RA डिवाइड बाई L, ऊपर चला जाएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं। तो कंडक्टिविटी जो हो जाएगी, बेटा सब कनेक्शन है, कंडक्टिविटी उल्टा कर देंगे, L डिवाइड बाई RA। बात को समझो, RA डिवाइड बाई L रेजिस्टिविटी, तो L डिवाइड बाई RA क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। सिंपल है कि नहीं। तो इसका यूनिट बोले तो यूनिट क्या काम करो, उल्टा कर दो। ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो इसको उल्टा कर दो, 1/ओम मीटर जो होगा वो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ओम मीटर इन पर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, उल्टा लेके चले जाएंगे। तो बेटा सिंपल है, सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्शन है। आ गया समझ में। किसी भी लेवल पर पढ़ोगे, नीट लेवल पर, जेई लेवल पर, यही चीजें पहले काम आने वाली है। जब ये नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है मैथमेटिकली। तो ये बात समझ में आई, यूनिट भी समझ में आ गया। ये जो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो सीमेंस होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट सीमेन होती है। ठीक है, सीमेंस कौन थे भाई, वो दो भाई थे, उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। ठीक है, किसके बारे में भाई, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के बारे में, कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो उसके मतलब कंडक्टेंस आपने पढ़ा ही जस्ट, कि कंडक्टेंस जो होगा वो 1/, रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है भाई क्या, 1/ओम, मतलब ओम इनवर्स बोल दो। और कभी कभी इसी को मोह बोलते हैं, MHO, मोह। ठीक है, और इसी का नाम सीमेन भी है, SIEMENS, सीमेंस, क्योंकि ये इनका नाम ही था, ये सरनेम था सीमेंस। तो सीमेंस दो भाई थे, इसलिए कभी कभी ये कंडक्टेंस की यूनिट को कैपिटल S में करके -1 कर देते हैं, मतलब सीमेंस। ये दोनों भाई थे, इनके नाम पर, इनके रिस्पेक्ट में कंडक्टेंस की यूनिट को हम पढ़ते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा, और उसकी यूनिट मो होती है, या ओम इनवर्स बोल दो या सीमेंस बोल दो। ठीक है, तो अगर आपको ये जरूरत पड़े तो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो कंडक्टिविटी 1/ रेजिस्टिविटी होता है। तो जहां भी 1/r रहे वहां पे आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/r के जगह पर, देखो ना, 1/r के जगह पर सीमेन लिख सकते हो। तो आप चाहो तो ओम इनवर्स के जगह पर सीमेन लिख सकते हो। यहां पे अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स की जगह पर आप सीमेन लिख सकते हो भाई, सीधा सीधा सीमेन, SEIMEN, सीमेन। और मीटर इनवर्स है ही ये मीटर इनवर्स, तो सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। तो अलग अलग ये क्या है, आप यूनिट समझ सकते हो। तो ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसको आपको पूरा मालूम होना चाहिए। ये सब मालूम हो जाए तो समझ लो ये इलेक्ट्रिसिटी किसी भी लेवल के लिए कोई औकात नहीं रखेगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।